नमस्कार बच्चों, मैं निरूप कुमार केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा पहला अध्याय होगा। पहला अध्याय है ना, उसमें जो हमको पढ़ना है ठोस अवस्था का। ठोस अवस्था क्या? ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ठीक है। ठोस अवस्था हम लोग जानते हैं पदार्थ की अवस्थाएं, है ना। पदार्थ जो है उसकी मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, है ना। मुख्यतः कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं होती है। एक ठोस है, दूसरा द्रव है, तीसरा गैस है ना। और भी 2 अवस्था है लेकिन उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे इसमें। चौथा है प्लाज्मा, ठीक है। चौथा प्लाज्मा है और 5वां जो है बोस-आइंस्टीन है। क्या है? बोस-आइंस्टीन। अब जो है ना, इसमें मुख्यतः कौन कौन अवस्थाएं हैं? ठोस है, द्रव है और गैस है ना। लेकिन ऐसे होता 5 अवस्था है। चौथा जो प्लाज्मा है, 5वां जो है वो बोस-आइंस्टीन है ना। इस 5 अवस्था में जो मुख्यतः अवस्था है वो ठोस है, द्रव है और गैस है ना। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है, ठोस है, द्रव है और गैस है ना। गैस के बारे में हम लोग 11th में केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा द्रव के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन मेन जो द्रव के बारे में पढ़ना है वो फिजिक्स में पढ़ना है ना। अब बच जाता है ठोस अवस्था, तो इस चैप्टर में हम लोग ठोस के बारे में ही पढ़ेंगे, है ना। तो पदार्थ की जो 5 अवस्थाएं हैं उसमें से एक अवस्था जो ठोस है उसके बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। अब है पदार्थ कहते किसको हैं, है ना। पदार्थ कहते किसको हैं? तो वे सारी वस्तुएं जो जगह छेकती है और जिसके पास द्रव्यमान होता है वो सब क्या है? पदार्थ, है ना। जैसे बेंच है, डेस्क है, वो जगह छेकता है, कुछ ना कुछ वजन होता है, इसलिए वो क्या है? पदार्थ है। तो वे वस्तुएं जो जगह छेकती है और जिसके पास द्रव्यमान होता है वो सारे के सारे वस्तुएं क्या होती है? पदार्थ होती है ना। हवा भी पदार्थ है, चूँकि हवा जो है उसका कुछ आयतन होता है और कुछ जगह भी छेकता है। तो पदार्थ हम लोग समझ गए, है ना। जितना दिख रहा है बेंच, डेस्क, टेबल, कुर्सी, हवा, बॉल, मोबाइल, पेन, ये सब क्या है? पदार्थ है। क्योंकि ये सब थोड़ा ना थोड़ा जगह छेकता है और कुछ ना कुछ इसके पास वजन होता है। हाँ, किसी के पास अधिक वजन होता है, किसी के पास कम होता है। कोई 1 kg का है, कोई 2 kg का है ना। कोई कम जगह छेकता है, कोई अधिक जगह छेकता है। तो कोई भी वस्तु जो है जो जगह छेकती है और जिसके पास वजन होता है वो सब क्या होता है? पदार्थ होता है। अब इसमें हमको किसके बारे में पढ़ना है? ठोस के बारे में। द्रव के बारे में नहीं पढ़ना है, गैस के बारे में नहीं पढ़ना है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन के बारे में भी इसमें नहीं पढ़ना है। हमको इसमें मुख्यतः जो है वो केवल ठोस पदार्थ के बारे में ही हमको क्या करना है? पढ़ना है ना। अब हम लोग समझे कि ठोस पदार्थ होता क्या है ना। तो देख लिए हैं कि पदार्थ का जो मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है, ठोस है, द्रव है और क्या है? गैस है ना। ठोस है, द्रव है और गैस है। ठोस है, द्रव है और क्या है? गैस है। एक पदार्थ जो है तीनों अवस्था में मिल सकता है। ठोस को जब गर्म करोगे, ऊष्मा दोगे तो ये द्रव में बदलेगा। फिर द्रव को जब ऊष्मा दोगे तो किस में बदलेगा? गैस में बदलेगा।
अब गैस से जब ऊष्मा निकालोगे या ठंडा करोगे तो द्रव में बदलेगा। द्रव को जब ठंडा करोगे या ऊष्मा निकालोगे तो किस में बदलेगा? ठोस में बदलेगा, है ना। तो होता क्या है, ठोस में जब ऊष्मा देते हैं, है ना, ठोस को जब हम लोग गर्म करते हैं तो ठोस का जो कण है ना, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जिस भी पदार्थ को गर्म करोगे तो उस कण के गति में बढ़ोतरी हो जाता है ना। देखते होगे कि गर्म हवा है तो वो तेज़ी से इधर उधर जाता है ना। ये गर्मी के समय में देखते हो कि आंधी तूफान आता है, चूँकि गर्मी के समय में वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। तो जैसे ही तापमान बढ़ेगा किसी भी कण का, किसी भी पदार्थ का, तो उसमें एक ऊर्जा आ जाती है जिसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसी गतिज ऊर्जा की वजह से उसमें गति होता है। ठोस को गर्म करते हैं यानी उसमें ऊष्मा देते हैं तो उसके कण में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो बढ़ जाने के बाद वो एक समय ऐसा आता है कि ठोस जो है वो किस में बदल जाता है? द्रव में बदल जाता है। फिर उसको ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा देने के बाद उसकी गतिज ऊर्जा और बढ़ जाती है ना। तो एक समय आता है कि वो द्रव वाष्प में परिवर्तन होने लगता है। उसी वाष्प को हम लोग क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं, है ना। तो ये चीज़ हम लोग समझ गए कि ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में बदलेगा और द्रव को गर्म करेंगे तो किस में बदलेगा? गैस में बदलेगा। ठोस की अपेक्षा द्रव की गतिज ऊर्जा अधिक होती है और गैस की ऊर्जा द्रव से क्या है? गैस की जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा मतलब गति के कारण जो ऊर्जा है ना, तो गैस में गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ये चीज़ हम लोग जान गए। अब जो है कोई पदार्थ है, ठोस है, द्रव है और गैस है ना। जैसे पानी ही है, ठोस में उसको बर्फ बोलते हैं। अगर पानी के रूप में है, द्रव के रूप में है, तब उसको पानी बोलते हैं। और जब वाष्प हो जाता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं, है ना। तो ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर होता है कि ठोस जो है या द्रव है या गैस है, तो कोई पदार्थ ठोस क्यों है, कोई पदार्थ द्रव क्यों है, कोई पदार्थ गैस क्यों है, तो वो निर्भर करता है कि कणों के बीच कितना दूरी है ना। कणों के बीच कितना दूरी है ना। हम लोग जानते हैं कि ठोस में जो कणों का बीच का दूरी है, जिसको अंतराण्विक स्थान बोलते हैं। अंतराण्विक स्थान ठोस के कणों के बीच क्या होता है? बहुत कम होता है, बहुत कम, है ना, बहुत कम होता है ना। जैसे ही दो कण के बीच दूरी कम होगा तो दूरी कम होने के बाद कणों के बीच में जो बल लगता होगा उसका मान अधिक होता है ना। तो अंतराण्विक बल का मान जो है वो सबसे अधिक होता है ना। अंतराण्विक बल का मान क्या होता है? सबसे अधिक होगा, है ना। क्योंकि दूरी कम होगा तो बल अधिक लगता है ना। दूरी बढ़ेगा तो बल का मान क्या होगा? कम होगा। उसके बाद ठोस के जो कण है उसमें ऊष्मीय ऊर्जा का मान क्या होगा? कम होगा, है ना। क्योंकि इसमें कम होगा और इसको गर्म करेंगे तब ना द्रव में बदलता है। बर्फ़ है, उसको गर्म करते हैं, तापमान देते हैं, तब ना पानी में बदलता है। फिर उसको ताप देते हैं तब ना गैस। तो गर्म करना एक तरह का क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा देना है। तो ठोस में ऊष्मीय ऊर्जा का मान कम होगा, द्रव में ऊष्मीय ऊर्जा का मान ठोस से क्या होगा? अधिक होगा। और गैस में ऊष्मीय ऊर्जा का मान क्या होगा? सबसे अधिक होगा। अब बल की बात करें, है ना, तो ठोस है, ठोस मान लिए, है ना। तो ठोस के कणों के बीच दूरी क्या होगा? काफ़ी कम होता है। ठोस का कण जो है काफ़ी नज़दीक में होगा और नज़दीक में होने की वजह से उसमें अंतराण्विक जो बल है उसका मान क्या होता है? अधिक होता है ना। और द्रव का कर दिए तो कणों के बीच दूरी क्या होगा? ठोस से अधिक होगा और दूरी अधिक होने की वजह से बल का मान क्या होगा? कम होगा। और गैस का जैसे ही बात करेंगे, ये ठोस है, ये द्रव है
और ये क्या है, गैस है। तो गैस का बात जैसे ही करेंगे तो उसमें कण क्या होगा, बहुत दूरी पर होगा। तो अंतराण्विक दूरी कहने का मतलब उसका अंतराण्विक स्थान क्या होगा, अधिक होगा, और अधिक होगा तो बल का मान क्या होगा, कम होगा। उसके बाद गैस में ऊष्मीय ऊर्जा का मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा। ये चीज़ हम लोग देख लिए। ठोस, द्रव और गैस। ठोस जो है उसमें अंतराण्विक, उसके कणों के बीच जो अंतराण्विक बल है ना, उसका मान अधिक होता है। द्रव जो है उसमें अंतराण्विक बल का मान ठोस की अपेक्षा कम होता है, और गैस में बहुत ही कम यानी न के बराबर होता है ना। अब जो है हम लोग ठोस को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद इसका कण थोड़ा दूर जाता है, अंतराण्विक बल का मान क्या होता है, धीरे धीरे कमता है। एक समय ऐसा आता है कि वो द्रव अवस्था में हो जाता है। चूँकि अंतराण्विक बल का मान कम हो गया, दूरी बढ़ गया, तो वो द्रव हो गया, है ना। और दूरी बढ़ गया तो वो किस अवस्था में हो गया, गैस अवस्था में हो गया, है ना। तो हमको जो पढ़ना है, ठोस के बारे में पढ़ना है, द्रव के बारे में पढ़ना है नहीं है, और ना गैस के बारे में पढ़ना है ना। तो ठोस के बारे में पढ़ना है, ठोस अवस्था, है ना। ठोस अवस्था, इसका क्या अभिलक्षण है, क्या गुण है ना। ठोस के सामान्य अभिलक्षण, ठोस के सामान्य अभिलक्षण, ठोस के सामान्य अभिलक्षण, है ना। हम आपको नोट्स दे देंगे, आप है ना लिख लीजिएगा उससे, है ना। ये भी समझिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगेगा उसको आप लोग लिख सकते हैं, है ना। तो पहला इसका लक्षण क्या होता है ना। इसका आकृति, आकार और आयतन है। आकृति, आकार, आकार और आयतन, और आयतन निश्चित होता है। और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है ना। मतलब ठोस जो लिए हैं, है ना, मान लो यही ईंट लिए हैं, तो ईंट का जो जैसा आकृति है ना, घनाभ के आकार का होता है, और इसका आयतन मान लो कुछ जगह छेकता होगा, वही उसका आयतन है। मान लो 1 लीटर आयतन है, तो इस ईंट को कहीं भी ले जाओगे तो उसका आयतन उतना ही रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि भट्ठा में जो ईंट रख दिए हैं वो मान लो उसका आयतन 1 लीटर है, घरे उसको ईंट को उठा के ले गए तो 2 लीटर हो जाएगा, चाहे कम हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। बेंचे है या डेक्सी है, उसको कहीं भी रखोगे तो वही आकार होगा, उतना ही जगह छेकेगा, उसका आकृति नहीं बदल जाएगा। ऐसा नहीं कि बेंच लिए डेस्क बन गया, डेस्क लिए कुर्सी बन गया, है ना। तो उसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। दूसरा बात है, बोले हैं अंतराण्विक बल का मान क्या होता है, अधिक होता है, और अंतराण्विक स्थान का मान क्या होता है, कम होता है ना। तो अवयवी कणों के बीच, अवयवी कणों के बीच मतलब जिस कण से मिल के वो ठोस बना, अवयवी कणों के बीच, है ना, बल का मतलब अवयवी कणों के बीच अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल, वही जो कणों के बीच में जो बल लगता है उसी को अंतराण्विक बल का बल बोल। तो अवयवी कणों के बीच अंतराण्विक बल का मान सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक है। अंतराण्विक बल का मान क्या होता है, अधिक होता है। और अंतराण्विक स्थान कहने का मतलब 2 कणों के बीच दूरी क्या होता है, कम होता है। अंतराण्विक स्थान, है ना, अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम होता है। 2 कणों के बीच जो है दूरी जो है क्या होगा, बहुत कम होगा। उसके बाद जो है बात करें तो घनत्व, तो जैसे ही 2 कण नज़दीक में होंगे तो ये अधिक घना होगा, ये कम घना है और ये सबसे कम घना है। तो ठोस जो है उसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। अधिक मतलब किसकी अपेक्षा, द्रव और गैस की अपेक्षा घनत्व अधिक होता है ना। घनत्व देख लिए, गैस की तुलना में इसमें इसका घनत्व क्या है, बहुत अधिक है ना। 5वां जो हम लोग देखेंगे,
कि ठोस को अगर दबाने का सोचोगे कि हम दबा दें तो ये नहीं दबेगा, और थोड़ा मोड़ा अगर दब भी जाए तो फिर वो पहले की अवस्था में आ जाएगा। ज़्यादा दबा दोगे तो टूट ही जाएगा, है ना। इसको दबा के देखो, हाथ से दबेगा, और वही बैलून में भर दो गैस, दबाओगे तो क्या होगा, दब जाएगा। तो ठोस चूँकि नहीं दबता है, इस वजह से इसको असंपीड्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, असम। तो ठोस में जो संपीड्यता का मान है वो बहुत कम होता है ना। इसको दबाने का कोशिश करोगे तो ये संपीड्य नहीं होगा, ये दबेगा नहीं, ये संकुचन नहीं होगा, और थोड़ा हो भी गया तो कुछ समय के बाद वो फिर अपने स्थान पे आ जाता है। उसी को हम लोग प्रत्यास्था का गुण बोलते हैं। तो ठोस चूँकि दबता नहीं है, या यूँ कहूँ कि इसको संपीड़ित करोगे तो थोड़ा होगा, फिर वो अपने अवस्था में क्या करेगा, आ जाएगा। इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यास्था का गुण बोलते हैं। मतलब ठोस में प्रत्यास्था का गुण होता है ना। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए ठोस के बारे में, है ना। अब ठोस का जो हम लोग वर्गीकरण करेंगे, है ना, ज्यामिति के आधार पर। ठोस तो हम लोग देख लिए, है ना। अभी हम लोग पदार्थ को जो 3 अवस्था में बांटे हैं, है ना, ठोस, द्रव और गैस, वो अवस्था के आधार पे था, है ना। किसी भी चीज़ का वर्गीकरण हम लोग कुछ आधार पे ही करते हैं। तो पदार्थ का जो वर्गीकरण था, ठोस, द्रव, गैस था, वो किस चीज़ के आधार पे था, तो वो सिर्फ अवस्था के आधार पे था, है ना। अब जो है ठोस का वर्गीकरण करेंगे वो ज्यामिति के आधार पर, है ना, ज्यामिति के आधार पर। तो ये 2 तरह का होगा, है ना। ये कितने तरह का होगा, 2 तरह का। पहला होगा क्रिस्टलीय, पहला है क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा जो है वो अक्रिस्टलीय, वो अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। ये क्रिस्टलीय ठोस है, दूसरा क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है ना। समझेंगे ये क्रिस्टलीय ठोस क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है क्या है। जैसे इसमें हमको ठोस के बारे में पढ़ना है, और वो कौन सा ठोस के बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय ठोस, जिसको हम लोग वास्तविक ठोस भी बोलते हैं, वास्तविक ठोस भी बोलते हैं, है ना। अब जो ये ठोस है, इसका भी वर्गीकरण किया गया, है ना। तो पहला जो है आणविक ठोस है, पहला क्या है, आणविक ठोस है। दूसरा जो है वो आयनिक ठोस है, दूसरा क्या है, आयनिक ठोस है ना। तीसरा जो है वो धात्विक ठोस है, तीसरा क्या है, धात्विक ठोस, है ना। चौथा जो है धात्विक के बाद जो है सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस, जिसको हम लोग नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क, नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, है ना। अब जो है एक एक करके देखेंगे। पहला क्रिस्टलीय ठोस देखेंगे कि क्या है, उसके बाद अक्रिस्टलीय ठोस भी देखेंगे, और क्रिस्टलीय ठोस में जितना प्रकार है, आणविक ठोस है, आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, सहसंयोजक ठोस है, जिसको नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, वो सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे जो पहले पढ़ेंगे, जो ज्यामिति के आधार पे वर्गीकरण जो हम लोग किए हैं ठोस का 2 भाग में, एक क्रिस्टलीय है, दूसरा क्या है, अक्रिस्टलीय, है ना। तो हमको देखना है कि क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है ना। तो कहने का मतलब है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होंगे, जो क्रिस्टलीय ठोस होंगे, क्रिस्टलीय ठोस होगा, है ना, उसका ज्यामिति निश्चित होगा, उसका ज्यामिति क्या होगा, निश्चित होगा। अब जो है ज्यामिति निश्चित का क्या मतलब है ना। ज्यामिति
निश्चित का क्या मतलब है, इस बात को हमको समझना है। जैसे हम लोग स्कूल में जब होते हैं तो प्रार्थना होता है। प्रार्थना में देखते होंगे कि लड़का को एक तरफ खड़ा किया जाता है, लड़की को एक तरफ किया जाता है, या क्लास वाइज करते हैं या बड़ा छोटा करते हैं, तो उसमें एक निश्चित सजावट होता है ना। और वही जब टिफ़िन होता है तो पता नहीं चलता है कि कौन किसके साथ हो गया, है ना। बाराती में जाते होगे भोज भात खाने, तो उसमें देखते होगे सब मतलब एकदम उसमें कोई पैटर्न नहीं है, उसका कोई ज्यामिति नहीं है, कहीं का कहीं खड़ा है एकदम। मतलब उसमें किधरों जाओगे, मान लो कि महिला भी है बाराती में और पुरुष भी हैं भोज के समय, तो देखोगे जैसे आजकल जो सिस्टम है उसमें इधर भी जाओगे तो बॉयज़ भी मिल जाएंगे, गर्ल्स भी मिल जाएंगे, इधर जाओगे तो बॉयज़ गर्ल्स दोनों मिल जाएंगे। तो ये निश्चित नहीं हुआ है ना। लेकिन बाय द वे ऐसा व्यवस्था किया गया कि एक तरफ लड़का है एक तरफ लड़की है ना। तो अगर वैसा व्यवस्था है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निश्चित ज्यामिति बोलते हैं ना। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसके जो अवयवी कण हैं उसका ज्यामिति क्या होता है, निश्चित होता है ना। जैसे मान लो नमक है, नमक में होता है Na+ और Cl-, तो रहता कैसे है, ये तो ठोस है, तो देखोगे Na+ है, Na+ Cl-, Na+ Cl-, Na+, है ना, इस तरीके से Cl-। अब इसके नीचे Cl-, Na+ और Cl-, Na+, Cl-, Na+, है ना। उसी तरह Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, है ना। ये Cl-, Na+ होगा, Cl-, Na+ होगा, Cl- होगा, Na+। तो ये क्रिस्टलीय ठोस है। इसमें देख सकते हो कि इसका जो ज्यामिति निश्चित होता है। जैसे देखो एक पैटर्न है Na+, Cl-, Na+ Cl-, एक तरह का पैटर्न है, ऐसा नहीं कि Na है ना और बगल में NaCl जैसे मन में आया वैसे नहीं है। देखोगे एक सोडियम जो है यहाँ देखो, इसके इधर Cl है, इसके इधर, मतलब चारों तरफ से क्लोरीन होगा। और फिर उसी तरह एक क्लोरीन जो है इधर चारों तरफ, इधर सोडियम, इधर सोडियम, इधर सोडियम, इधर, तो एक निश्चित पैटर्न है ना। इसमें देख रहे हो इस जगह पे एक सोडियम जो है वो 4 क्लोरीन से घिरा हुआ है और एक क्लोरीन जो है वो 4 सोडियम से क्या है, घिरा हुआ है ना। इसमें अब जो है कहने का मतलब इसका ज्यामिति क्या है, निश्चित है ना। अब जो है ऐसे भी देख सकते हैं, है ना। ये तो हो गया ज्यामिति का मतलब, है ना। मान लो कोई ठोस है, उसमें 2 तरह का कण है, बड़ा छोटा, एक बड़ा है छोटा है, एक दूसरा, तो बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, है ना। ये छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, है ना। बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, तो देख लो एक निश्चित ज्यामिति है ना। ये पूरा क्रिस्टल में, पूरा ठोस में भी इसी तरह का होगा, है ना। अब मान लो कुछ नहीं, है ना, तो ये एक निश्चित ज्यामिति इसका हुआ नहीं, जैसे मन में है उसी तरीके का। तो ये अगर निश्चित ज्यामिति है तब वो क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हो गया। अगर ज्यामिति निश्चित नहीं है तब वो किसका उदाहरण हो गया, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हो। अब जो इसका ज्यामिति है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ दूर तक ही निश्चित है, ये पूरा क्रिस्टल में ही ये ज्यामिति इसका निश्चित होगा। इस वजह से जो कण का अरेंजमेंट है उसको दीर्घपरासी बोलते हैं। दीर्घ का मतलब बड़ा, मतलब जितना बड़ा क्रिस्टल होगा वो सब जगह ज्यामिति, इसका जो कणों का अरेंजमेंट है वो एकदम रेगुलर होगा, एकदम फिक्स होगा कि इसी तरह का कण का सजावट है। लेकिन है ना, वही अक्रिस्टलीय होता तो मान लो कि संयोग से कुछ दूर तक हो सकता था कि संयोग है, ठीक हो क्या, भोजे भात खाने जाओगे तो बोले कि सब मिला हुआ, लेकिन एक जगह ऐसा आएगा जहाँ खाली लड़किए का गोला दिखेगा 10 गो,
है ना, ऐसा भी तो होता है। तो कह सकते हो कि उतना दूर तक क्या है, वहाँ ठीक है ना, कि यहाँ लड़की है वहाँ क्या है, लड़का है। तो ये कम दूरी पर अगर होता है ना, तब वो अक्रिस्टलीय हो गया। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होंगे उसमें जो उसका जो अभी बात किए हैं ज्यामिति क्या होता है, निश्चित होता है ना, निश्चित होता है। और जो कणों का व्यवस्था होता है वो दीर्घ परासी होता है। दीर्घ मतलब पूरा क्रिस्टल में अरेंजमेंट क्या होगा, सेम ही होगा, है ना। ऐसा नहीं है कुछ दूर ठीक रहा अब बाद में गड़बड़ हो गया। तो ऐसा अगर है उसमें तो वह क्रिस्टलीय है ना। तो कहने का मतलब जैसे बड़ा छोटा मतलब एक तरह का पुनरावृत्ति है ना। तो ये पूरा क्रिस्टल में इस तरीके का बड़ा छोटा। अब यह क्रिस्टलीय है तो हो सकता है बड़ा छोटा यहाँ तक ठीक है, बाकी ये क्या हो जाए, गड़बड़ हो जाए। तो क्रिस्टलीय ठोस जो है उसका ज्यामिति क्या होता है, निश्चित होता है ना। ज्यामिति क्या है, निश्चित है। इसके जो अवयवी कण हैं एक निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में होने के कारण दीर्घ परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। ये दीर्घ परासी व्यवस्था है ना। कहने का मतलब है कि निश्चित अंतराल के पश्चात इनकी व्यवस्था में क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है एवं यह पुनरावृत्ति अधिक अंतराल पश्चात होती है। मतलब ये जो पुनरावृत्ति है बड़ा छोटा इसी को हम लोग पुनरावृत्ति बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रिपीटेशन। तो ये पूरा मतलब पूरा क्रिस्टले में इस तरह का होगा, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ परासी बोलते हैं ना। उसके बाद होता है ना, ये पहला जो गुण हो गया इसका ज्यामिति निश्चित होता है। दूसरा इसके कणों का अरेंजमेंट जो है वो क्या है, दीर्घ परासी है। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे है ना, तीसरा एक टर्म आता है शीतलन। शीतलन का मतलब होता है ठंडा करना। शीतलन का मतलब क्या होता है, ठंडा करना। तो जब कोई क्रिस्टलीय ठोस है ना, उसको गर्म करेंगे तो ठोस से किस में हो जाएगा, द्रव में बदलेगा, है ना। फिर उसको गर्म करेंगे तो किस में बदलेगा, गैस में बदलेगा। तो ये गर्म करना है। लेकिन गैस को जब ठंडा करोगे तो वो किस में बदलता है, द्रव में बदलता है। द्रव को अगर ठंडा करते हो तो वो किस में बदलता है, ठोस में बदलता है। तो अगर कोई क्रिस्टलीय मान लो ठोस है ना, ठोस है, यहाँ समझो कि एक शीतलन कर्व है, वक्र है, उसको ये ठोस है। मान लो ये इसका ताप है -10 डिग्री से, है ना। इसको गर्म करोगे तापमान बढ़ेगा -10 से -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, ठीक है, -1, ठीक है। फिर भी ये ठोस ही है ना। अब जैसे ही ज़ीरो आ गया है ना, तो वो ज़ीरो पे ठोस रहता है। ज़ीरो पे क्या रहेगा, ठोस रहेगा। बर्फ़े का मान लेते हैं तो 0 डिग्री सी पर क्या है, ठोस है। तो इसको जैसे ही गर्म कर रहे हैं तो देख रहे हो तापमान बढ़ रहा है, -10 से -9, -8, -7, ये बढ़ रहा है तापमान। लेकिन ठोस का ठोस ही रह गया। अब इसको जब गर्म करते हो तो देख रहे हो तापमान बढ़ता नहीं है कुछ समय तक। तापमान जैसे यहाँ बढ़ रहा था 0 डिग्री सी पे जैसे ही आया, अब उसको गर्म कर रहे हैं तो तापमान क्या है, नहीं बढ़ता है, 0 ही रहता है। लेकिन एक चीज़ होता है, ठोस से ये द्रव हो गया, ठोस से क्या हो गया, द्रव, लेकिन तापमान 0 डिग्री सी ही है ना। तो ये जो ऊष्मा दिए हैं वो किस चीज़ में खर्च हो गया है, तो ठोस को द्रव में, मतलब नज़दीक में था, इसको दूर कर दिए, तो दूर करने में भी तो ऊष्मा देना पड़ेगा। तो जो ऊष्मा दिए हैं वो क्या, किस चीज़ में खर्च हो गया, यहाँ जो ऊष्मा दे रहे थे वो तापमान बढ़ाने में खर्च होता था। लेकिन यहाँ जो ऊष्मा दिए हैं वो तापमान नहीं बढ़ाया है, वो क्या कर दिया है, अवस्था बदल दिया है ना। शुरू में जैसे हम लोग तापमान बढ़ा रहा है तो तापमान बढ़ रहा है, एक समय है कि तापमान क्या है, निश्चित है, लेकिन अवस्था बदल गया, है ना।
अब फिर गर्म करना शुरू कर दिए, है ना। तो अब तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, 0 से 10, 20 इस तरीके से होते जाएगा। लेकिन इस फेज़ में इस समय द्रव का द्रव ही रहेगा, द्रव का द्रव ही रहेगा। और गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सी आएगा, उस समय द्रव ही रहेगा, है ना। अब इस समय फिर अगर गर्म कर रहे हैं तो तापमान नहीं बढ़ेगा, 100 डिग्री सी ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, द्रव से गैस हो जाएगा। तो इस समय जो हम लोग ऊष्मा दिए वो किस चीज़ में खर्च हो गया, तो अवस्था परिवर्तन, द्रव से गैस अवस्था में क्या कर दिया, परिवर्तित हो गई। अब तापमान दो, अब गर्म करोगे तो 100 से 101 डिग्री सी होगा, इस तरीके से होगा। तो शुरू में ताप दे रहे हैं तो ऊष्मा दे रहे हैं तो बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आया कि जैसे ही 0 डिग्री सी आ गया तो तापमान क्या हो गया, निश्चित हो गया। कुछ समय तक तापमान नहीं बदला, लेकिन अवस्था बदल रहा है। तापमान क्या है, यहाँ तापमान है ना। तो देख रहे हो यहाँ तापमान बढ़े, यहाँ निश्चित है, ठीक है। अब एक समय ऐसा आता है, निश्चित है ना। अब जैसे ही द्रव में पूरा बदल गया, फिर उसको गर्म कर रहे हैं तो अब तापमान क्या है, बढ़ने लगा, तापमान बढ़ने लगा। फिर जैसे ही 100 डिग्री सी हो गया, फिर तापमान क्या हो गया, निश्चित हो गया, अब नहीं बढ़ रहा है ना, अब नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ ठोस से द्रव में बदल रहा है, यहाँ द्रव से गैस में बदल रहा है। जो ऊष्मा हम लोग दे रहे हैं, जो ऊष्मा हम लोग दे रहे हैं वो इस जगह पे अवस्था परिवर्तन के लिए खर्च हो रहा है, इस जगह पे अवस्था परिवर्तन के लिए हो रहा है। तो देख रहे हैं ये जो हम ग्राफ दिए हैं वो एक तरह का सतत नहीं है, मतलब एकदम बढ़ नहीं रहा है। सतत का मतलब एकदम रेगुलर ग्राफ, यहाँ इस तरीके, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे। तो इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं, है ना। ये किसके लिए है, हमारा ये क्रिस्टलीय ठोस के लिए है। तो इस शीतलन वक्र, ये हो गया गर्म करने का। और जैसे ही ठंडा करेंगे तो यही चीज़ उल्टा होने लगे, यहाँ से ऐसे आएगा, फिर यहाँ से, तो यहाँ गैस है और ये किस में बदल जाएगा, ठोस में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शीतलन, है ना। और ये जो ग्राफ है वो हमारा क्या है, शीतलन वक्र है। और ये सतत नहीं होता है, ये असतत होता है। लेकिन वही देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस का, है ना, क्रिस्टलीय ठोस का, अक्रिस्टलीय ठोस का, तो उसका तापमान हमेशा क्या होगा, बढ़ते रहेगा, है ना, बढ़ते रहेगा, है ना। तो उसका जो ग्राफ होगा वो सतत होगा, इसका क्या होगा, असतत होगा, है ना। हम लोग देखें कि समय के साथ ताप में गिरावट आना शीतलन कहलाता है। समय के साथ ताप में जो गिरावट आता है वो क्या कहलाता है, शीतलन कहलाता है। तो ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ये ग्राफ इस तरीके का क्यों आ गया, क्योंकि ठोस का जो क्रिस्टलीय ठोस है उसका गलनांक और क्वथनांक निश्चित रहता है। देखो ये 0 डिग्री सी पे ही ठोस से द्रव में बदल गया तो निश्चित है ना, और ये 100 डिग्री सी पे गैस में बदल गया, निश्चित है। ये 0 देख रहे हैं, ठोस से द्रव में बदला जिसको गलनांक कहते हैं वो 0 डिग्री सी है। लेकिन अगर वही क्रिस्टलीय होगा तो वो निश्चित नहीं होगा। जैसे रबर है वो अक्रिस्टलीय है, तो उसको देखोगे कि गर्म कर रहे हैं तो गर्म जैसे ही करोगे तो रबर थोड़ा सा मुलायम होगा। मान लो कि 20 डिग्री कर दिए, 20 से 21 करोगे तो वो मुलायम होगा, वो द्रव में नहीं बदलेगा। फिर 21 से 22 करोगे तो थोड़ा और मुलायम होगा। आप फिर 23, 24, 25 करोगे तब वो द्रव में बदलता है। तो द्रव में बदलने की प्रक्रिया जो है वो निश्चित ताप पे नहीं रहा, कुछ पड़ास, कुछ रेंज में आया। 20 पे शुरू हो गया और 30 पे जाके पूरा द्रव में हो गया। लेकिन इसमें वैसा नहीं होता है। 0 पे शुरू हुआ ठोस से द्रव में बदलना तो 0 डिग्री सी पे ही द्रव में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 20 पे शुरू करेंगे तो 20 पे द्रव में नहीं बदलेगा, वो 21, 22, 23, 30 तक चला जाएगा। तो जो क्रिस्टलीय ठोस है उसका द्रवनांक जो है, जिसको गलनांक भी बोलते हैं, वो निश्चित होता है, मतलब निश्चित ताप पे वो द्रव में बदलता है ना। लेकिन ठीक है, मतलब ये 0 डिग्री सी पे ही पूरा का पूरा ठोस द्रव में बदल जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ 0 डिग्री पे द्रव में बदला है और कुछ 5 डिग्री करने गए तब वो द्रव में बदलना है। मतलब जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होगा उसका जो द्रव में बदलेगा उसका तापमान क्या होगा,
निश्चित होगा। आज जैसे ही उसको द्रव से ठंडा करेंगे तो वो ठोस में बदलेगा, उसका भी स्थिर ताप होगा, है ना। और गैस में बदलेंगे उसका भी, द्रव से गैस में बदलेंगे उसका भी निश्चित ताप होगा, है ना। एक निश्चित ताप पे वो किस में बदल जाएगा, गैस में बदलेगा। लेकिन वही चीज़ अगर अक्रिस्टलीय है तो उसका एक रेंज होगा। ये बात समझ में। उसके बाद जो हमारा पूरा क्रिस्टल का ठोस है, क्रिस्टलीय जो ठोस है वो छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनता है। जैसे हमारा घर है तो एक एक ईंट से मिलके बनता है, उसी तरह जो क्रिस्टलीय ठोस है वो छोटे छोटे टुकड़े, है ना, जिसको हम लोग लघु क्रिस्टल बोलते हैं, उससे मिलके क्या होता है, बनता है। अब जो है क्रिस्टलीय ठोस जो है हम लोग देखें, एक विषमदैशिक होता है और दूसरा क्या होता है, समदैशिक। तो जो क्रिस्टलीय ठोस है वो विषमदैशिक होता है ना। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, विषमदैशिक होता है। कहने का मतलब कि क्रिस्टलीय ठोस जो है ना, मान लो क्रिस्टलीय ठोस बना दें, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा से बड़ा छोटा, है ना, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, है ना, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, है ना, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा। ये हमारा क्रिस्टलीय ठोस है ना। देखो इसमें किसी दिशा में जाना चाह रहा है, देखो इस दिशा में इसे गए, ठीक है, तो बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा मिल, ठीक है। ऐसे गए तो देख लो बड़ा 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 मिल रहा है, ऐसे गए तो छोटा छोटा मिल गया, है ना, ऐसे गए तो बड़ा मिल गया। तो इसमें देख रहे हैं कि दिशा बदलते हैं, है ना, दिशा बदलते हैं तो उसमें कण जो आ रहे हैं वो थोड़ा अलग अलग होता था, है ना। जैसे इससे गए तो बड़ा छोटा आया, इससे गए तो छोटे आ गए, ऐसे गए तो देख लो इधर बड़ा है, इधर से गए तो इधर देखो थोड़ा अरेंजमेंट कण का क्या है, अलग अलग है। तो विषमदैशिक का मतलब है कि अगर क्रिस्टलीय ठोस से अगर गुजरे तो सभी दिशा में गुण जो है वो अगर अलग अलग होता है, वही विषमदैशिक होता है ना। विषमदैशिक का मतलब है कि जो क्रिस्टलीय ठोस है ना, उसका जो गुण है वो दिशा पे निर्भर करता है ना। ये किस चीज़ पे निर्भर करता है, दिशा पे निर्भर करता है। मतलब ठोस का कुछ भौतिक गुण है, जैसे अपवर्तनांक हो गया, ऊष्मा चालकता हो गया, कठोरता हो गया, इस सब का मान जो है वो भिन्न भिन्न दिशा में अगर मापोगे तो असमान होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विषमदैशिकता बोलते हैं, है ना। भिन्न भिन्न दिशा में गए तो गुण क्या है, अलग अलग है। गुण अलग क्यों हो गया, चूँकि अलग अलग दिशा में जाने पे कणों का जो अरेंजमेंट है वो क्या है, अलग अलग है ना। लेकिन वही है, जैसे मान लो कि बोले कि प्रार्थना का समय है, लड़का को अलग सजाया गया, लड़की को अलग सजाया गया, तो सब दिशा में जाओगे, मान लो कि लड़की जिधर उधर गए तो खाली लड़की ना दिखेगी, लड़का जिधर गए तो लड़के दिखेगा। लेकिन उसी को भगदड़ मतलब वह प्रार्थना ख़त्म हो गया, है ना, तो देखोगे सब मिल जाता है। तो किधर अलग अलग दिशा, जब सब मिल जाएगा तो किसी भी दिशा में जाओगे तो लड़का लड़की मिलेगा ही। लेकिन जैसे ही सजा हुआ है तो एक दिशा में लड़का होगा तो दूसरे दिशा में लड़की होगा। तो चूँकि क्रिस्टलीय ठोस में जो कण है उसका ज्यामिति निश्चित है, इस वजह से अलग अलग दिशा में भौतिक गुण क्या हो गया, अलग अलग होगा। लेकिन चूँकि अगर अक्रिस्टलीय ठोस है उसमें सजावट नहीं है, बड़ा एकदम सब जगह बड़ा छोटा, मतलब बड़ा छोटा इस तरीके, तो किधरों जाओगे तो दोनों चीज़ मिलेगा, है ना। तो किधरों जाओगे तो दोनों चीज़ मिलेगा, तो किधरों जाने के बाद गुण क्या होगा, समान होगा। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस में इधर गए तो कण का अरेंजमेंट अलग है, इधर गए तो कण का अरेंजमेंट अलग है, तो जो भौतिक गुण भी क्या होगा, वो अलग अलग दिशा में अलग अलग होगा। इस वजह से क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग क्या बोलते हैं, विषमदैशिक बोलते हैं, है ना। और इसको हम लोग वास्तविक ठोस भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक ठोस भी बोलते हैं, है ना। चूँकि जैसे इसको हम लोग
द्रव अवस्था में बदल दिए, उसको फिर हम लोग ठंडा कर दिए। तो ठंडा करने के बाद जो कणों का व्यवस्था है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। ठीक है, जिस तरीके का अरेंजमेंट है उसी तरीके का एकदम फिक्स है उसका ज्यामिति, है ना। उसके बाद अगर ठोस है ना, उसको क्रिस्टलीय ठोस है तो इसको अगर काट के देखोगे तो एकदम प्लेन दिखेगा, खुरदुरा नहीं होगा क्रिस्टलीय में, है ना। क्रिस्टलीय में वो खुरदुरा नहीं होगा, नमक है उसका टुकड़ा है, एकदम प्लेन रहता है ना। कोई कोई चीज़ है जो इस तरीके का खुरदुरा होगा तो वो क्रिस्टलीय नहीं होगा, वो अक्रिस्टलीय। तो अगर क्रिस्टलीय ठोस है उसको चाकू से काटते हो या औजार से काटते हो तो ये चिकना सतह मिलेगा, चिकना होगा, सपाट सतह होगा। तो ये सब क्रिस्टलीय गुण हो गया, क्रिस्टलीय पदार्थ का गुण हो गया, है ना। देख लिए क्रिस्टलीय का क्या होता है, इसका ज्यामिति निश्चित होता है ना। कणों का जो सजावट है वो दीर्घपरासी होता है, मतलब पूरा क्रिस्टले में सजा हुआ रहता है ना। उसके बाद जो इसका शीतलन वक्र जो बनाए थे, ग्राफ बनाए थे, वो क्या होता था, असतत होता था, है ना। और ये विषमदैशिकता प्रदर्शित करता है, कहने का मतलब अलग अलग दिशा में कणों का अरेंजमेंट अलग अलग होता है, इस वजह से भौतिक गुण भी क्या होगा, अलग होगा। इसी को हम लोग वास्तविक ठोस बोलते हैं, है ना। तो आज हम लोग क्रिस्टलीय ठोस देख लिए, इसके बाद हम लोग और क्रिस्टलीय ठोस देखेंगे। आपके पास नोट्स दे दिए हैं, उसमें से आप लोग लिख लीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।